इसमें आगे लिखना बहुमूल्य वस्तुओं का विनष्टीकरण, कपड़े, 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 हाँ कपड़े, ब्रैकेट में ट्राइकोडर्मा, कवक, देन कॉमा, कागज, ब्रैकेट में फ्यूजेरियम कवक, चमड़ा, कोष्टक में एस्परजिलस कवक, सेब की लकड़ी, सेब की लड़की सॉरी सेब की लकड़ी आर्मिलेरिया, सेब की लकड़ी मतलब सेब का तना, आर्मिलेरिया कवक, को सूक्ष्म जीव हानि पहुंचाकर नष्ट करते हैं, को सूक्ष्म जीव हानि पहुंचाकर नष्ट करते हैं। आप लोग कैसा आंसर लिखते हो उसके नीचे वाली लाइन में लिखो, अनाज, कौमा दालें, कौमा पके फल, अनाज, कौमा दालें, कौमा पके फल, कौमा भोजन, कौमा अचार आदि को सूक्ष्म जीव खराब करते हैं। कितने पॉइंट हो गए? 3 तो हुए। अब बैक्टीरिया के अपन ने ड्रॉबैक लिखे थे, कवक के, परजीवी के, वो सब एक एक भी उतार दोगे तो हो जाएगा कवर। अरे हाँ या ना? अब हेडिंग डालो, सूक्ष्म जीव से बचाव की विधियां, 5 मार्कर लेकिन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना। सूक्ष्म जीव से बचाव की विधियां, पहला है शीत उपचार विधि, शीत उपचार विधि। दूसरा नंबर उच्च तापमान विधि, दूसरा उच्च तापमान विधि। तीसरा सौर्यिक विकिरण द्वारा, सौर्यिक विकिरण मतलब सूर्य प्रकाश द्वारा। चौथा रसायनों के अनुप्रयोग द्वारा। पॉइंट मैंने लिखा दिए हैं, आंसर आपको घर से लिख के लाना है, ठीक है? कितने मार्कर होगा? इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हुआ आपका। सूक्ष्म जीव क्या है, लाभ, हानियां और बचाव समझाइए। तो ये पूरा 11 मार्कर सफिशिएंट है। इसको आप लोग बने तो ठीक है, नहीं बने तो मेरे को बताना, लेकिन आपको ही करना है। मैं जो ग्रुप बनाया है ना, उसमें मैं इसका आंसर भेज दूंगा, लेकिन 2 से 3 दिन बाद। ऐड नहीं है तो मैं ऐसे पर्सनल भेज दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जो ग्रुप में ऐड नहीं है तो वो मेरे को ऐसे ही बोल देना, तो मैं ऐसे पर्सनल भेज दूंगा, ठीक है? चलो अब शुरू करते हैं
जो अपन ने लास्ट टाइम बोला था, एक सिस्टम भी निपटाना है अपन को, मादा जनन तंत्र। हाँ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ नहीं हुआ। प्रोटोजोआ नहीं हुआ, जीवाणु विषाणु, प्रोटोजोआ नहीं हुआ। तो अब बताओ, अभी प्रोटोजोआ करना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? एक काम करो, एक पेज छोड़ो, फिर इसको, फिर सोमवार को देखेंगे फिर। अच्छा हुआ याद दिला दिया, कवक नहीं हुआ, ए सॉरी प्रोटोजोआ नहीं हुआ। हाँ मेरे भाई, प्रोटोजोआ। एक पेज छोड़ दो आप, एक इसके लिए छोड़ दो और एक इसके लिए छोड़ दो। हाँ, इधर से स्टार्ट कर दो। चलो शुरू करें कहानी। हेडिंग डालना, महिला प्रजनन तंत्र, महिला प्रजनन तंत्र या मादा प्रजनन तंत्र। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया था ना कंप्लीट? तो महिला प्रजनन तंत्र जो है, ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, ये चीज आपको क्लियर भी होगी। थोड़ा स्टैंडर्ड कर लेते हैं ताकि हमको आसानी हो। तो जैसा हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डायग्राम खींचा था, वैसे ही डायग्राम यहां भी खींचेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो जरा, आप लोग चाहो तो नोट्स निकाल लो और मुझे बताते चलो, नर प्रजनन तंत्र को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने? पहला कौन सा था? प्राथमिक जनन अंग। दूसरा था एसेसरी डक्ट, मतलब सहायक नलियां या सहायक वाहिका। तीसरा हो जाएगा एसेसरी ग्लैंड्स, मतलब सहायक ग्रंथियां। और चौथा हो जाएगा बाह्य जननांग। कॉपुलेटरी ऑर्गन। कहानी शुरू करें। इसके बेसिस पर पूरा आंसर फॉर्मेटिंग होगी अपनी। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी वही चीजें हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है। प्राथमिक जनन अंग, जल्दी से बता दो प्राथमिक जनन अंग किसे कहते हैं? आप हेल्प ले सकते हो उधर। प्राथमिक जनन अंग उसे कहते हैं जो दो इंपॉर्टेंट काम करता है। पहला गैमेटोजेनेसिस एंड सेकेंड वन एंडोक्राइन इन नेचर। मतलब प्राथमिक जनन अंग हम कहते हैं इस अंग को, किसको कहते हैं? इसका थोड़ा सा मैं इंग्लिश लिख दे रहा हूं क्योंकि ये बार बार मेरे मुंह से अगर ओवरी निकले तो कंफ्यूज मत होना। और प्राथमिक जनन अंग हम उसे कहते हैं जो दो प्रक्रियाएं या दो चीजों में महारत हासिल हो। पहली चीज जो युग्मक जनन करे, मतलब प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या प्राथमिक जनन अंग उसे कहते हैं जिसमें युग्मक जनन हो, जो युग्मक जनन के लिए उत्तरदायी हो। और दूसरा अंतः स्त्रावी प्रकृति प्रदर्शित करे। अच्छे से समझते चलना, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हो वो तो और इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं कवर अप किया तो। हाँ, युग्मक जनन का मतलब होता है अंडाणु निर्माण। तो बताओ अंडाशय का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? अंडाणु निर्माण। और अंडाणु निर्माण जो है, यह प्रक्रिया कहां होगी? जल्दी से बता दो।
अंडाशय मतलब ओवरी में। इस प्रक्रिया को कहते हैं अंड जनन। तो अंडाशय में जो प्रक्रिया चलती है उसको कहते हैं अंड जनन। जल्दी से बता दो, शुक्राणु निर्माण प्रक्रिया कहां चलती है? टेस्टीज में। उसको क्या बोलते हैं? शुक्र जनन। अब मैंने एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझाई थी वहां भी, शुक्राणुओं का निर्माण अंडाशय शुक्राणुओं का निर्माण कहां होता है? वृषण में। वृषण में ही क्यों होता है? टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 1 से 2 डिग्री कम होता है। अरे हाँ या ना? मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस को कितना टेम्परेचर चाहिए? 35 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं। महिलाओं में अंडाशय है, उसके अंदर अंडाणु निर्माण होता है, प्रक्रिया कौन सी? इनको कितना टेम्परेचर चाहिए? इनको कोई कम टेम्परेचर नहीं चाहिए। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में ही दरअसल में ये अंडाणु का निर्माण होता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये इंटरव्यूअर आपसे पूछता है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अंड जनन एंड शुक्र जनन। तो शुक्र जनन जो होता है वो सामान्य तापमान पर ही होता है। सामान्य ताप पर मतलब अंडाशय जो है वो अंडाणु का निर्माण 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही करती है। आगे चलें। अब मेरे को एक बात बता दो, अंडाशय में किसका निर्माण होता है? और हर महीने कितने अंडाणु जो हैं अंडाशय से बाहर आते हैं? ठीक, तो ये स्टेटमेंट इसी के नीचे अपन को लिखना है। मैं यहां लिख देता हूं, आप भी लिखते चलना। हर महीने एक अंडाणु का निर्माण एवं उत्सर्जन हर महीने एक अंडाणु का निर्माण होगा और उसका फिर क्या हो जाएगा? बॉडी से रिमूवल हो जाएगा। अब मेरे को एक बात बता दो बहुत अच्छे से, अंडाशय क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? अंडाणु जो है कितने बनेंगे और फिर ये बॉडी से क्या हो जाएगा? अंडाशय से बाहर चला जाएगा। इसको कौन ट्रैप कर लेगा? थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो, फेलोपियन ट्यूब। इस घटना को जो मैंने नीले कलर में लिखी है, ये मींस का 3 मार्कर क्वेश्चन, अंडोत्सर्ग बोलते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं ओव्यूलेशन। तो यहीं पर हमको नीचे लिख लेना है अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग का मतलब होता है अंडे का बाहर निकलना। ओवम को दरअसल में अंडा भी बोल दिया जाता है। ये है, याद रहेगा। आगे चलें। अब बताओ अब किस पोर्शन पे आ गए हम? तो अंतःस्रावी प्रकृति की कौन है? अंडाशय है। क्यों है अंतःस्रावी प्रकृति की? क्योंकि ये किसका स्त्रावण करती है? ठीक है, तो हार्मोन स्त्रावण। और इसको हम 2 सेगमेंट में डिवाइड कर लेंगे। पहला हार्मोन कौन सा? गोनेड्स में पढ़ाया था, एस्ट्रोजन। दूसरा कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। तो मैंने तो सुना था रिलैक्सिन भी निकलता है। याद रखना, अंडाशय से 3 हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। इनके बारे में सब पढ़ेंगे अपन, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा बेसिक। ये मींस के फिर 3 मार्कर शुरू हो गए। एस्ट्रोजन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बताओ एस्ट्रोजन मतलब? नारी विकास हार्मोन लिखना है एस्ट्रोजन के नीचे, नारी विकास हार्मोन।
अभी आप अपने स्तर पे बना लो, जैसा बना रहे हो, घर में एक बार फेयर बना लेना, ठीक है। हाँ, और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये पुरुष में ये दाढ़ी मूंछ द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण कौन करता है? एस्ट्रोजन। महिला के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण कौन करता है? ईस्ट्रोजन। तो यहीं पर लिखना है महिला के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण, या सीधे द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण। क्या हो गया? बताओ बत अरे एक ही चीज है रे भाई। एंड्रोजन मेल हार्मोन, ये एस्ट्रोजन होगा ना, एस्ट्रोजन। अच्छा, ये पढ़ा नहीं है अभी। हाँ, तो इसको अपन पढ़े, इस पे तो पीएचडी करेंगे अपन पूरी। तो पहले नंबर पे बताओ जल्दी से, नारी विकास हार्मोन किसे कहते हैं? मैंने हमेशा एक एग्जांपल दिया है, लड़कियां चिड़चिड़ी होती हैं, बुढ़ियां भी चिड़चिड़ी होती हैं, लैक ऑफ एस्ट्रोजन। और आप लोग चिड़चिड़े नहीं हो, क्यों? भर भर कर एस्ट्रोजन है। और इसी को कहते हैं शालीनता। आप एकदम कूलनेस तरीके से फेस आते हो किसी से। एस्ट्रोजन का बहुत बड़ा रोल है। विदेशों में मैंने आपको बताया था, बुढ़ियां भर भर के एस्ट्रोजन लेती हैं। इसलिए कभी तुम उनके सामने से गुजर जाओ और ऐसे देखो तो बुढ़ियां कहते हैं चल कोने में। दिस इज द पावर ऑफ एस्ट्रोजन, नॉट बुड्ढी। आगे चलते हैं। किसका? चलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। प्रेगनेंसी हार्मोन, बताओ प्रेगनेंसी हार्मोन किसे कहते हैं? प्रोजेस्टेरॉन को। और बर्थ हार्मोन किसे कहते हैं? रिलैक्सिन। तो ये बेसिक पता है आपको, थोड़ा स्टैंडर्ड करेंगे अभी, है ना। हाँ, अब अपन पहुंचते हैं इस वाले कॉरिडोर पे। पहला कॉरिडोर हो गया हमारा, कौन सा? ठीक है, अब चलते हैं अपन कहां पर? सहायक नलिका। तो सहायक नलिका में सबसे पहले आप खुद ही देख लो, हमने प्राथमिक जननांग में, जल्दी से बता दो किसकी बात कर ली? हमने बात कर ली इसकी। ये जो ऑर्गन आपको दिख रहा है, ये जो चीज है, हमने इसकी बात कर ली। ये चीज जल्दी से बता दो, ये क्या था? ये ओवरी। ओवरी कितनी होती हैं? मतलब पेयर कितना होगा? ठीक है, और आप खुद ही देख लो और आंसर मेरे को खुद बताना। ये केबीसी का क्वेश्चन है। ओवरी जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लटकी होती हैं, कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये गर्भाशय की वॉल है। तो गर्भाशय की 3 वॉल होती हैं। एक ये गर्भाशय की वॉल, एक ये गर्भाशय की वॉल, और एक ये गर्भाशय की वॉल। ये गर्भाशय। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, ओवरी गर्भाशय से किस संरचना के द्वारा अटैच होती है? यह है केबीसी का क्वेश्चन। ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा ओवरी मतलब अंडाशय गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है। कहानी एकदम क्लियर है। अच्छा, अब चलते हैं आगे। अब मेरे को बताना किसके बारे में था, क्या बता रहा था मैं? ये वाला पोर्शन हो गया। अब अपन चल रहे थे यहां पर सहायक नलिका। तो सहायक नलिका जो है, इसमें सबसे पहली जो सहायक नलिका है उसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये है वो सहायक नलिका। अब ध्यान से सुनना, ये चीज, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है तुमको, हाथ जैसी उंगली नुमा संरचना दिख रही है, इसको कहते हैं अपन फिम्ब्री। क्या बोलते हैं? बोल नहीं पा रहे हो? फिम्ब्री। फिम्ब्री सिर्फ ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, फिम्ब्री। अब और सुनो आगे। फिर ये जो कोई चीज है, ये जो चीज है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं इस्थमस। मैं देख तो लूं, इस्थमस ही है ना? नहीं, गलत है, एम्प्यूला है। क्या है? देखो, अब भी गलत हो जाती चीजें। और अब आ रहा है जो कोई काम का नहीं है। कौन सा कलर ले लूं तो दिखेगा? ग्रीन ले रहा हूं। ये और ये जो ग्रीन बनाया, इसको कहते हैं
इस्थमस। अंडाणु और शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं, सबको पता है। लेकिन अब क्वेश्चन पूछते हैं कि फैलोपियन ट्यूब के 3 हिस्से हैं, अब कहां मिलते हैं? गलत। एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। शुक्राणु और अंडाणु यहां मिलते हैं, इस रीजन पे। अच्छे से देखो, इस रीजन को क्या कहते हैं? एम्पुला। तो फिम्ब्री, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, एम्पुला, दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, और एस्थमस, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ये तीनों चीजें मिलती हैं तब पहली डक्ट बनती है, और आप उसको कहते हो फैलोपियन ट्यूब। कौन सी चीज है? फैलोपियन ट्यूब। तो पहले नंबर पर फैलोपियन ट्यूब लिखना। दूसरे नंबर पर गर्भाशय। अच्छे से देख लो, गर्भाशय भी किसमें आता है? बहुत बढ़िया। कैसा होता है गर्भाशय? इसको देख लो, ये है गर्भाशय। इसको अगर मैं अलग कर दूं तो ये चीज है गर्भाशय। जो होता है टोटल, ये है गर्भाशय, ये जो ट्राइंगल है। गर्भाशय टोटल मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन का मतलब क्या होता है? मांसपेशियों से बना। अब सबसे काम की जो चीज आपके लिए है वो ये है कि गर्भाशय जो टोटल मांसपेशियों से बना होता है, तो मांसपेशियों के 3 स्तर पाए जाते हैं। तो मांसपेशियों के 3 स्तर जो हैं, उसमें आप मुझे बताओ, ये सबसे आंतरिक स्तर होगा कि ये सबसे आंतरिक स्तर होगा? ये ए वाला क्या होगा? आंतरिक स्तर होगा कि बाह्य स्तर होगा? और जो ये वाला है, ये कौन सा स्तर होगा जो थोड़ा सा मोटा है? ये मध्य स्तर होगा। किसका मध्य स्तर होगा? और गर्भाशय का ये वाला स्तर सबसे आंतरिक स्तर कहलाता है, और इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? तो गर्भाशय में कितने स्तर दिख रहे हैं तुमको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब सुनो मुद्दे की चीज। आपका बर्थ कैसे हुआ है? 9वें महीने में मां ने ऐसा क्या किया कि आप बाहर? रिलैक्सेशन से पहले भी कुछ हुआ है। रिलैक्सेशन से पहले यह हुआ कि आप मां के गर्भाशय में थे, और गर्भाशय में, अच्छे से सुनना, जो ये बीच वाली वॉल थी, इसको कहते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? सब हमको पढ़ना है। यही मायोमेट्रियम का मेन काम है, जो किसी मांसपेशी का मेन काम है। मतलब मायोमेट्रियम ही दरअसल में क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट, संकुचित करती है, तब बच्चा बाहर आता है। अगर मायोमेट्रियम काम न करे तो फिर बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, नॉर्मल बच्चा बाहर की तरफ पुशअप नहीं हो सकता। और मैंने आपको कई बार बताया कि यदि आप किचन में खड़े होकर बर्तन धोते हैं, यदि आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, है ना, और आप जो हैं वो पोछा लगाते हैं लेकिन खड़े होकर, तो ये कुछ ऐसे, मतलब ये कौन से वाली चीजें हो गई? आराम वाली चीजें हो गई। तो इससे यूट्रस पे बल नहीं पड़ता है, और यूट्रस पे बल नहीं पड़ता तो इस पे बल नहीं पड़ता है। और फिर ये चीज, एक बात याद रखना, मालिक ने लेडीजों को गर्भाशय सिर्फ एक ही काम के लिए बख्शा है, और वो है बच्चे का बर्थ। दुनिया में मां बनना ये किसी भी गर्ल्स के लिए सबसे बड़ा सुख है। ये जो चीज होती है, ये जो चीज, ये अपना असल काम करती है उसी समय, वो 9वें मंथ में। तो यदि आप इसमें यदि रोल नहीं करते हैं, मतलब एक्टिविटी नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो फिर पुशअप नहीं होगा बच्चा। तो फिर क्या किया जाता है? अबॉर्शन नहीं रे भाई, सीजर किया जाता है। कहानी क्लियर है? अच्छा, अब ध्यान से सुनना। तो दूसरी डक्ट कौन सी हो गई? गर्भाशय। अब जो गर्भाशय जहां खत्म होता है, जैसे गर्भाशय यहां पर आके खत्म हो गया, ये गर्भाशय खत्म हो गया, तो गर्भाशय का जो नैरो पैसेज होता है, ये नैरो पैसेज, ये वाला जो पैसेज होता है, इस नैरो पैसेज को कहते हैं सर्विक्स। मतलब गर्भाशय और, अच्छा बताओ, चौड़ा हो जाता है कि पतला हो जाता है?
ये और पतला हो गया। तो गर्भाशय आगे चल के क्या बनाता है, सर्विक्स। और सर्विक्स जो है ये थोड़ा सी बड़ी पोलिंग बना लेता है, या सर्विक्स थोड़ा सा बड़ा पार्ट बना लेता है और इसको कहते हैं वेजाइना। तो ये जो सर्विक्स है ये भी दरअसल में डक्ट है और वेजाइना भी डक्ट है। तो आपसे क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है, इसी वजह से इतना पंचायत कराई, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितनी सहायक नलियां हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, सर्विक्स, और लास्ट वन वेजाइना। ये महिलाओं को सबसे ज्यादा कौन सा कैंसर हो रहा है? ब्रेस्ट कैंसर। उसके बाद होता है उनको सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर का मतलब इससे रिलेशन है। देखो मैं किसके आगे लिख रहा हूं, सर्वाइकल कैंसर जो होता है, कहने के लिए कैंसर है लेकिन ये एक वायरस से होता है। आप मुझे कल उस वायरस का नाम बताओगे। मतलब सर्वाइकल कैंसर होने का कारण ये चीज है। अच्छे से देखो, जो ये वाला पैसेज होता है, ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, यहां जो सेल्स होती हैं वो अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती हैं, और अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती हैं तो इसका मतलब है कि कौन सा कैंसर होगा, सर्वाइकल कैंसर। एक वायरस के कारण होती है प्रॉब्लम। कल आप मुझे उस वायरस का नाम बताना कि सर्वाइकल कैंसर में कौन सा वायरस है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। अगला क्या जाएगा, सहायक ग्रंथियां। तो जल्दी से बताओ, जब मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि काउपर्स ग्लैंड और उसी को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। वो जो काम करती है वही सेम काम महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन करती है, बताया भी था, बर्थोलिन ग्लैंड्स। एआईपीएमटी में एक स्नीज ग्लैंड भी होती है, लेकिन हमको पीएमटी थोड़ी पढ़ना है इसलिए रहने दो। और बाह्य जनन अंग जो होता है इसको कहते हैं क्लाइटोरिस या क्लोट्रिस भी बोलते हैं। चले कहानी शुरू करें कि हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले किसको पढ़ना स्टार्ट करें, हेडिंग अंडाशय। एक बार फिर से बता दो, ये क्या चीज है, गर्भाशय। अब ठीक है, गर्भाशय। अब मेरे को रियल आंसर चाहिए। गर्भाशय की एक वॉल है, क्या नाम है इसका, ये वाली इनर वॉल क्या कहलाएगी, ये वाली क्या कहलाएगी, पेरीमेट्रियम। ये बीच वाली क्या कहलाएगी, ठीक है मैं समझ गया। अभी चीजें बताई नहीं है, मतलब लिखवाई नहीं है इसलिए परेशानी। मुझे ये चीज बताइए, ये क्या है, ये क्या है, ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट से कौन कौन सी चीजें इंटरकनेक्ट हो गई, एक साइड ओवरी और एक साइड गर्भाशय, ठीक है। अच्छा हाँ, फैलोपियन ट्यूब हैव बीन डिवाइड इनटू कितने पार्ट, पहला, दूसरा। अब मुझे बताओ कि निषेचन की साइड कौन सी, निषेचन कहां होता है, याद रहेगा। फैलोपियन ट्यूब अब नहीं गाना, अब एम्पुला चलेगा वर्ड। और इसमें क्या है, और बाकी कुछ भी नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालना अंडाशय। मेनली हमको इन तीन को ही डिस्कस करना है। समझाता चलूंगा, लिखते चलना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज। किसका चित्र दिख रहा है, अंडाशय।
उसको कट कर लिया है, कट कर लिया तो सामने से आप उसको देख पा रहे हो। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंडाणु का, सही है। अब ध्यान से सुनो, निर्माण शुरू होता है यहां से, यहां से अंडाशय के अंदर यह संरचना होती है। हिंदी में बोलेंगे फॉलिकल को पुटिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉलिकल को पुटिकाएं। पुटिकाएं मतलब गोल घेरे। तो जल्दी से मेरे को बता दो, अंडाशय में क्या दिख रहा है आपको? इंग्लिश बोलना है कि हिंदी बोलना है? प्राइमरी फॉलिकल, हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक पुटिकाएं। प्राथमिक पुटिकाएं अंडाशय के अंदर ही धीरे धीरे न्यूट्रिशन लेंगी, क्योंकि देखो यहां से ये ब्लड आ रहा है, ये ब्लड आ रहा है मतलब कौन सी चीज आ रही है? तो ऑक्सीजन कौन इनटेक करेगा? प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल न्यूट्रिशन लेके क्या करेंगे? ग्रोथ करेंगे। तो कुछ समय बाद वो बनेंगे प्राइमरी फॉलिकल से कुछ समय बाद, जैसे मान लीजिए ये है, ये प्राइमरी फॉलिकल से सीधे सीधे आ जाते हैं अपन यहां। ये क्या दिख रहा है आपको? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल फिर पोषण लेगा तो क्या बनेगा? टर्सरी फॉलिकल। तो मेन चीज आपको याद रखना है कि कौन सी चीज बन गई मेरे भाई? टर्सरी फॉलिकल। अब ध्यान से सुनना, यह हमारे लिए वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। अंडाशय के अंदर कौन सी संरचना होती है? फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनता है? सेकेंडरी से क्या बनता है? और टर्सरी फॉलिकल जो होता है, अच्छे से सुनिएगा, इसको ही अगर आप बहुत गौर से देखो तो इसको कहते हैं, ये जो चीज बनी हुई है ये चीज है, और इसी को कहते हैं टर्सरी फॉलिकल को। और ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर होता है, ये है अंडाणु। कहानी क्लियर है? पहला स्टेटमेंट, अंडाशय के अंदर, अंडाशय के अंदर ग्रेफियन फॉलिकल संरचना अंडाणु का निर्माण करती है। अंडाशय के अंदर कौन सी संरचना है? ग्रेफियन फॉलिकल। और इसी ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर तुमको क्या दिख रहा है? अंडाणु। तो ये वो चीज है। उसी के नीचे थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मेरे को एक बात बताओ, ये क्या है? इसी को क्या बोल देते हैं? अब कुछ समय बाद आप खुद देखो, ये टर्सरी फॉलिकल मतलब ग्रेफियन फॉलिकल के साथ क्या हो रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओ। इस ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर ये कोई चीज है ना, इसको कहते हैं अंडाणु। यही अंडाणु जो है, ये देखो क्या आ गया, बताओ कौन सी घटना अपन पढ़ चुके हैं? कौन सी घटना लिखना है? ग्रेफियन फॉलिकल में उपस्थित अंडाणु का, ग्रेफियन फॉलिकल में उपस्थित अंडाणु का महिला के अंडाशय से बाहर आने की प्रक्रिया अंडोत्सर्ग कहलाती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अंडोत्सर्ग को ऐसा लिखो, क्या कहलाती है? ओव्यूलेशन कहलाती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं अंडाशय से क्या बाहर आता है अंडोत्सर्ग प्रक्रिया में? अंडाणु बाहर आता है कि ग्रेफियन फॉलिकल बाहर आता है? और अंदर क्या रह गया? और यही ग्रेफियन फॉलिकल कुछ समय बाद एक संरचना में परिवर्तित हो जाता है।
किसमें? और कॉर्पस ल्यूटियम, ये देखो गरीबों जैसे दिख रहा है थोड़ा सा, अब ये थोड़ी सा कैसा हो गया? और मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये अपने अंदर से दो हार्मोन निकालता है, नाम आपको बहुत अच्छे से पता है। नो 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 दीदी, पहला रिलैक्सिन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। अब आप मुझे जल्दी से बता दो कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? अंतःस्त्रावी संरचना है। क्या है? क्यों? हार्मोन निकाल रही है, इसी वजह से। अब आप मुझे बताओ कॉर्पस ल्यूटियम किस अंग में पाया जाता है? अंडाशय। प्रीलिम्स हो गई, मुद्दे की चीज, मेंस में आते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है या कैसे बनता है? लिखना, अंडाशय में अंडाणु उत्सर्जन के बाद, अंडाशय में अंडाणु उत्सर्जन के बाद ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल ही अंतःस्त्रावी संरचना, अंतःस्त्रावी संरचना कॉर्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाती है। किसमें परिवर्तित हो जाती है? कॉपी के बीचों बीच लिखना कॉर्पस ल्यूटियम, और इसको समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कॉर्पस ल्यूटियम संरचना कैसे बनती है जल्दी से बता दो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब ध्यान से समझना, थोड़ा सा आगे पहुंचते हैं। इस इमेज को देखो जरा, क्लियर करो। ये अंडाशय हो गया, अंडाशय से ये क्या चीज बाहर निकली? अंडाणु। अब बताओ ये अंडाणु जो है ये बाहर निकलेगा और इसको कौन सी संरचना कैप्चर कर लेगी? फैलोपियन ट्यूब की फिम्ब्री। अरे हाँ या ना? और फैलोपियन ट्यूब की फिम्ब्री इसको कैप्चर कर लेगी, तो फिर इसके बाद आप देखोगे कि ये अंडाणु दिख रहे हैं आपको, और इसी अंडाणु से मान लो किसका मिलन हो जाए? शुक्राणु का, तो फिर क्या हो गया? पक्का? लेकिन मान लो कि जनरली ये नहीं होती प्रोसेस, ये प्रोसेस जनरली नहीं होती। तो अब ये अंडाणु है कहां पर? ये अंडाणु है फिम्बरी से और आगे आ गया, कहां आ गया? पक्का? अब ध्यान से सुनना, और आगे कहां आ जाएगा? तो कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडाणु को यदि ये चीज नहीं मिला, क्या नहीं मिला? तो अगर शुक्राणु नहीं मिला तो इसका मतलब है कि क्या नहीं हुआ? तो फिर इतने दिन में मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो लेडीज को होती है, जैसे ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट होती है उससे ठीक कितने दिन बाद जो सीएल है, सीएल बोले तो कॉर्पस ल्यूटियम, ये ऐसा हो जाता है। क्या हो जाता है? और कॉर्पस ल्यूटियम यदि नष्ट हुआ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो प्रेगनेंसी हार्मोन है। तो भाई शुक्राणु नहीं मिला, निषेचन नहीं हुआ, तो फिर प्रेगनेंसी हार्मोन का तो कोई काम ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर सीएल नष्ट हुआ, कौन सी चीज नष्ट हुई? कॉर्पस ल्यूटियम, तो इसका मतलब है कि प्रोजेस्टेरॉन क्या हो जाता है? बहुत कम। ये क्वेश्चन है। और सबसे लास्ट में
जैसे ही ये प्रोसेस खत्म होगी, कौन सी प्रोसेस खत्म होगी कि सीएल नष्ट हो चुका है, प्रोजेस्टेरोन कम हो चुका है, तो फिर ओवरी जो है नई मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए स्टार्ट हो जाएगा। मतलब फिर से ये प्रोसेस शुरू, फिर से ये प्रोसेस शुरू, फिर से ये प्रोसेस शुरू। तो यहां पर आपको एक और स्टेटमेंट लिखना है, नया मासिक धर्म शुरू। कहानी वहां बहुत इंटरेस्टिंग। चलो जल्दी बताओ। यदि मान लो ऐसा हुआ, जैसे आपके मदर का हो गया अंडाणु, चलो आपका प्राकट्य कैसे हुआ देख लो, आपके फादर का है शुक्राणु, ये मान लो आ गया, शुक्राणु आ गया। इसका मतलब है कि कौन सी प्रक्रिया भैया, पहले मुझे बता दो कि निषेचन प्रक्रिया कहां पर होती है? महिला में कि पुरुष में? महिला में। कहां पर? फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में भी कहां पर? एम्प्यूला में। तो ये आपको अब क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मेरे को बताओ, यदि महिला प्रेग्नेंट हो गई तो, मतलब शुक्राणु अंडाणु मिल गए, मतलब निषेचन हो गया, इसका मतलब है कि महिला प्रेग्नेंट हो गई। अब बताओ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू? कॉर्पस ल्यूटियम क्रियाशील। कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा? क्रियाशील। तो बताओ कॉर्पस ल्यूटियम कब क्रियाशील होता है? जब प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, शुक्राणु अंडाणु मिल जाते हैं, निषेचन कंप्लीट होता है। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, यदि सीएल क्रियाशील होगा तो रिलैक्सेशन तो बर्थ के टाइम आता है, 9वें महीने में जरूरत पड़ेगी, उसके पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? तो कॉर्पस ल्यूटियम के क्रियाशील होते ही बताओ जल्दी से, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा ज्यादा निकालेगा कॉर्पस ल्यूटियम की कम निकालेगा? ज्यादा। अब आप मेरे को बताओ ये ज्यादा मात्रा क्या करेगी? प्रोजेस्टेरोन की ज्यादा मात्रा क्या करेगी? मैं भी लिखा दे रहा हूं, आगे और अच्छे से समझाऊंगा। ये दो काम करेगी। पहला काम ये करेगी, देखो जरा अच्छे से, जल्दी से बताओ ये क्या चीज है? गर्भाशय की बाह्य दीवार है कि आंतरिक दीवार है? तो गर्भाशय की आंतरिक दीवार में ब्लड की बराबर सप्लाई बनाएगी। कौन? पहला काम यह है। तो यह अपन को लिखना है कि गर्भाशय की आंतरिक दीवार में रक्त की बराबर सप्लाई। तो बताओ जैसे आपके मदर की प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई तो किसने अपना काम करना स्टार्ट किया होगा उनकी बॉडी में? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम ने पहले किसको किया होगा एक्टिवेट ट्रिगर? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हुआ है कि ज्यादा? और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोजेस्टेरोन की ज्यादा मात्रा बताओ क्या काम करेगी? रक्त की ज्यादा सप्लाई कहां बनवाएगी? एंडोमेट्रियम में, मायोमेट्रियम में, पेरीमेट्रियम में। क्यों? क्योंकि यहीं तो आपका अटैचमेंट होने वाला है, यहीं तो आप जुड़ने वाले हो। गर्भाशय की आंतरिक दीवार एंडोमेट्रियम से आप जुड़ते हो। जिन लेडीज के इस वाले पोर्शन में ब्लड की बराबर सप्लाई प्रोजेस्टेरोन नहीं दे पाता, तो फिर कभी भी जो जो गर्भ होता है, या जिसको अपन साइंस की भाषा में कहते हैं कि ब्लास्टुला या भ्रूण, फिर वो कभी यहां से अटैच नहीं हो पाता। तो इसी वजह से इस जगह पर ब्लड की बराबर सप्लाई, ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा सप्लाई रहेगी कहां पर? एंडोमेट्रियम में, उतना अच्छे से भ्रूण अटैच हो पाएगा। किसकी जवाबदारी है ये?
तो प्रोजेस्टेरोन ने पहला काम क्या किया, समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा काम देखो, जिसने इस बॉडी के सिस्टम को बनाया है वो कायनात का सबसे बेस्ट इंजीनियर ऐसे ही नहीं कहलाता। हमारा बर्थ होता है 280 दिन के बाद, और जो ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई है ये दूसरे दिन की प्रोसेस है। तो मालिक को ये पता है कि 280 दिन के बाद जब अंदर की चीज बाहर आएगी, इसका बर्थ होगा, तो इसको क्या चाहिए होगा, न्यूट्रिशन। तो बताओ, स्टार्टिंग में आपने न्यूट्रिशन कहाँ से लिया है, मदर मिल्क से। तो मदर मिल्क का मतलब होता है कि मदर मिल्क के अंदर वो ब्रेस्ट सेल होती हैं, अगर वो एक्साइटेड नहीं होंगी तो आप पोषण नहीं ले पाओगे। तो उनको भी ट्रिगर करना है कि जैसे ही बच्चा बाहर आए तो आप अपनी फंक्शनिंग शुरू कर देना। तो अगला दूसरे साइड में एक और, इस साइड लिखा था ना आपने कुछ, मतलब एक एरो ऐसा बनाया था मैंने अभी, ये ऐसा इस साइड। तो अब इस साइड लिखना है आपको, ये पीएससी का क्वेश्चन है। दुग्ध ग्रंथियां सक्रिय करता है, दुग्ध ग्रंथियां सक्रिय। तो प्रोजेस्टेरोन के दो फंक्शन हो गए। चलो लिखो नोट, क्या लिख रहे हो, नोट। पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस मींस में आया हुआ क्वेश्चन है। अपना बर्थ कैसे होता है, तो फिर क्या होता है, निषेचन से भ्रूण बनता है। मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। मां पक्ष से क्या आया, आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, लेकिन पहले समझ लो। पिता पक्ष से क्या आया, ये दोनों मिलेंगे। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन के बाद क्या बनता है, नहीं बेटा जाइगोट बनता है, इतना गलत थोड़ी पढ़ाएंगे, अच्छे से देखना। हाँ, जाइगोट डिवाइड होके कुछ समय बाद क्या बनाता है, भ्रूण। और फिर भ्रूण से क्या बनता है, फीटस। फीटस मतलब गर्भस्थ शिशु। कैसे लिखते, गर्भस्थ शिशु, गर्भस्थ शिशु। और फिर 9 मंथ के बाद क्या हो जाएगा, 9 मंथ के बाद बेबी। ऐसा, ये है होल प्रोसीजर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हम लोग इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आए हैं, यह प्रोटोकॉल था। यदि ये चीज ना हो, कौन सी चीज ना हो, तो क्या ये चीज होगी, फिर तो ये भी नहीं होगा, फिर तो ये भी नहीं होगा, फिर तो ये भी नहीं होगा, और फिर बेबी मतलब जीव होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन यदि ये ना हो, अरे हाँ या ना, लेकिन क्या हो, ये अपने दम पर सीधे ही जीव का सृजन कर दे, ये युग्मक अपने दम पर बिना शुक्राणु के इन्वॉल्वमेंट के, बिना निषेचन के, बिना नेचर की प्रक्रिया के, हस्तक्षेप के, सीधे अंडाणु किसका सृजन कर दे, ये है पार्थिनोकार्पी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये बनाना है, मतलब ये बनाना है, मैं बना दे रहा हूं। एग, एग मतलब अंडाणु। अंडाणु को किसकी जरूरत होती है जनरली, शुक्राणु की। बहुत टाइम लगा था रे भाई कल मेरे को ये सब बनाने में। निषेचन, और यहां क्या बन जाएगा, सीधे मुद्दे की बात बताओ, जीव। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। यदि ये चीज ना हो, देखो क्या चीज ना हो, रेड से डिनोट कर रहा हूं, यदि ये चीज ना हो तो फिर कौन सी चीज प्रक्रिया होगी ही नहीं। तो फिर किसमें ये कैपेबिलिटी है कि डायरेक्ट जीव बन जाए, ये डायग्राम बनाना। ये है पार्थिनोकार्पी, कि जब बिना शुक्राणु के या बिना निषेचन के अंडाणु सीधे ही जीव का निर्माण कर दे।
अरे यार मैं एक चीज भूल गया, इसको पार्थिनोजेनेसिस लिखा है कि पार्थिनोकार्पी लिखा है? धन्यवाद। अब लिखो पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी। थोड़ा सी चीज आपसे जानना चाहता हूं, अंडाणु को क्या कहते हैं? नर युग्मक कहते हैं कि मादा युग्मक? ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, मादा युग्मक। हाँ। शुक्राणु को क्या कहते हैं? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब मेरे को बात करना है पादपों के संदर्भ में, प्लांट्स के रिलेशन में मेरे को बात करना है। तो जल्दी से बताओ, इंसानों में मादा युग्मक होता है कौन? पादप में क्या होता है मादा युग्मक? अब ये वही बताएगा जिसने पढ़ा होगा, तो मैं मदद करता हूं। आपने कभी ऐसा नाम सुना, बीजांड? इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? ओव्यूल। ओव्यूल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बॉटनी में थोड़ी इंग्लिश चलती है, इसलिए थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, पूरी चीजें नहीं ये है। हाँ, क्या लिखा है ये चीज? और पादपों में नर युग्मक होता है परागकण। क्या होता है? हाँ, जल्दी से बता दो। और परागकण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन। हाँ, इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? थोड़ा बहुत भी अगर कुछ आइडिया हो, तुक्का लगाओ जरा, कि बीजांड, यदि पॉलन ग्रेन बीजांड को फ्यूज कर देता है तो क्या बनता है? बीज। अच्छा, थोड़ा सा दिमाग लगाना, इसी के नीचे लिख दे रहा हूं। यदि पॉलन ग्रेन ने इसको फ्यूज कर दिया, किसको फ्यूज कर दिया? यदि पॉलन ग्रेन ने, अब मैं यहां दो चित्र बना रहा हूं, यदि पॉलन ग्रेन ने इसको फ्यूज कर दिया, किसको फ्यूज कर दिया, तो क्या बनेगा? लेकिन यदि पॉलन ग्रेन ने इसको फ्यूज कर दिया, किसको फ्यूज कर दिया, तो बनता है फल। क्या बनता है? याद रहेगा। अब सुनो, हेडिंग क्या डाली तुमने? मीन्स में आई हुई चीजें हैं, मीन्स में आई हुई चीजें हैं, इसलिए इस लेवल तक तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो, पार्थिनोकार्पी एक ऐसी मेथड होती है पार्थिनोजेनेसिस के जैसी, बस फर्क इतना है कि पार्थिनोजेनेसिस में बताओ किसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता? यहां पर इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, लेकिन इस वाली फेज के लिए, A1 फेज के लिए, 2 के लिए रियल होगा। अब आप मेरे को बताओ, बीजांड को यदि क्या फ्यूज न करे तो बीज होगा कि बीज नहीं होगा? अरे भाई, परागकण यदि बीजांड को फ्यूज ना करे, नहीं है, तो निश्चित रूप में बीज होगा कि बीज नहीं होगा? लेकिन पॉलन ग्रेन यदि इसको फ्यूज करे, किसको फ्यूज करे, तो क्या होगा? अब आप मुझे जल्दी से बता दो, पार्थिनोकार्पी कौन सी मेथड है? बीज रहित फल पैदा करने की तकनीक है। क्लियर है ये चीज? लिख लेना जरा ये चीज, बीज रहित फल, बीज रहित फल पैदा करने की तकनीक पार्थिनोकार्पी कहलाती है, जिसमें, लाइन चेंज करके पहला पॉइंट, जिसमें परागकण अंडाशय से संयुक्त होकर फल तो बनाता है, जिसमें परागकण अंडाशय से संयुक्त होकर फल तो बनाता है, परंतु बीज नहीं। और आप ये स्टेटमेंट बना लो, ये बनाना है, परागकण प्लस बीजांड बराबर बीज,
तो जल्दी से बता दो, इस प्रोसेस में क्या चीज नहीं होता है? तो बीज बनेगा कि बीज नहीं बनेगा? तो ठीक है, बीज नहीं बनेगा, ऐसा बीज नहीं, इसी को बीज रहित भी बोल सकते हैं। लेकिन जो परागकण है वो क्या करता है? अंडाशय को फ्यूज करता है। और जल्दी से बताओ, यदि अंडाशय फ्यूज होगा तो क्या बनेगा? फल। तो अब कोई आपसे पूछे कि पार्थेनोकार्पी क्या कहलाता है, तो वो तो जो आपने बोला कि बीज रहित फल पैदा करने की तकनीक पार्थेनोकार्पी है। अरे हाँ या ना? इसमें बताओ मेन किसका रोल नहीं है? पॉलन ग्रेन का, परागकण का। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा रिलेशन है इसकी। हाँ, हाँ, फल तो बनेगा, लेकिन फल में क्या नहीं है? और ऐसे अगर जिनमें बीज नहीं होता है, जिन फलों में बीज नहीं होता, तो फिर उनको हम कभी भी सत्य फल नहीं कहते, उनके लिए हमेशा क्या वर्ड यूज करते हैं? असत्य फल। ये चीज है। चलो अब लिखो नोट। टाइम हो गया कि 5 हो गया यार। अगला लेक्चर इसको बता दूं कि रहने दूं कि बंद करें? ठीक, लिखना FSH एवं LH हार्मोन की भूमिका। किस किस की भूमिका? FSH एवं LH की भूमिका। पहले हेडिंग डालना FSH हार्मोन का कार्य। मेंस का 3 नंबर का क्वेश्चन है भाई। FSH का फुल फॉर्म नहीं पता है? पहले भी पढ़ाया था, जल्दी से बताओ क्या होगा? अरे FSH का फुल फॉर्म नहीं मालूम है? ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ध्यान से सुनना, पहला लिखना FSH, इसका कार्य लिखो फॉलिकल की परिपक्वता, फॉलिकल की परिपक्वता / विकास के लिए उत्तरदायी होता है। अच्छे से मतलब बताओ, कुछ समझ में आ रहा है? चलो रहने दो, मैं मदद करता हूं। दूसरा लिखो LH का कार्य अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग एक स्टेटमेंट और लिखना, इसकी हिंदी बताओ जरा। ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर ड्यू टू LH। ग्रेफियन फॉलिकल टूटता है, देखो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण ग्रेफियन फॉलिकल अंडाणु मुक्त करता है। ग्रेफियन फॉलिकल, सॉरी क्या लिखवाना था? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण, सॉरी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण ग्रेफियन फॉलिकल अंडाणु मुक्त करता है। अच्छे से देख लो आप लोग, ये सच्चाई है भाई आप लोग के लिए। हाँ, सबसे पहले मेरे को आप ये चीज बता दो ताकि मैं एकदम क्लियर तरीके से फिर आगे बढ़ूं। ये था, बताओ अंडाणु का निर्माण किस अंग में होता है?
साफ साफ गलत स्टेटमेंट। प्राइमरी फॉलिकल से बनता है सेकेंडरी, सेकेंडरी से बनता है टर्सरी, और टर्सरी फॉलिकल को क्या कहते हैं? इनको ब्लड ब्लड बराबर मिलता रहता है। कौन सा हार्मोन बोलता है कि अंडाशय के अंदर इनको बराबर ब्लड टाइम टाइम पे दो, पोषण दो? FSH। कौन सा हार्मोन बोलता है? अब मेरे को बताओ, FSH हार्मोन के कारण ये पूरा का पूरा ये चीज बन गया। क्या बन गया? ये ग्रेफियन फॉलिकल बन गया। अब बताओ ग्रेफियन फॉलिकल क्या होगा आगे? ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर क्या होता है? अंडाणु। और वो अंडाणु क्या होगा? बाहर आएगा कि नहीं आएगा? तो जब ग्रेफियन फॉलिकल को फाड़ के फटा पोस्टर निकला हीरो, तो जब ग्रेफियन फॉलिकल को फाड़ के हीरो बाहर आएगा, मतलब अंडाणु बाहर आएगा, तो कौन सा हार्मोन चाहिए है इस एक्टिविटी के लिए? ALH। यदि किसी लेडीज के अंडाशय में अंडाणु नहीं बन रहे हैं सुविकसित, या ओव्यूलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, ओव्यूलेशन ठीक से नहीं हो रहा है मतलब ग्रेफियन फॉलिकल से बाहर क्या नहीं आ पा रहा है, बताओ कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? केवल LH, केवल LH ही उत्तरदायी है। कि भाई हो सकता है प्राइमरी से सेकेंडरी बन गया, लेकिन सेकेंडरी से क्या ना बना हो, तो ये भी तो हो सकता है। मतलब जब भी डॉक्टर को ये कंफर्म होता है कि लेडीज को जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है, एग वगैरह नहीं, तो फिर वो ये यहाँ पर आता है, मतलब हार्मोनल की एक्टिविटी पे। अब मेरे को आपको ये चीज बतानी है, इसको आप नोट करके लिख लो, बस मेरा काम हो गया। यदि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मात्रा कम हो जाए, तो जल्दी से बताओ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस अंग पर नियंत्रण रखता है? ओवरी। तो ओवरी कौन सा काम नहीं कर पाएगी? FSH का काम देख लो खुद ही आप लोग, अभी ऊपर वाली लाइन में ही लिखा आपने। क्या काम करता है FSH? फॉलिकल का विकास करता है। तो फॉलिकल का ठीक से क्या नहीं हो पाएगा? विकास नहीं हो पाएगा। फॉलिकल का ठीक से विकास नहीं हो पाएगा, इसका मतलब है कि अंडाणु रिलीज ही नहीं होगा, बाहर ही नहीं आएगा। फिर अंडाणु बाहर नहीं आएगा तो इसका सीधा सा मतलब है कि फैलोपियन ट्यूब में क्या नहीं होगा? निषेचन ही नहीं होगा। और अगर निषेचन नहीं होगा तो महिला क्या है? ये है राम कहानी। FSH का लेवल लो होने पर भी बंध्यता होती है। चलो पार्ट 1 कंप्लीट। अब इसको और लिख लो और फिर फुर्सत हो जाए। सर का लेक्चर है क्या? है तो फिर छुट्टी, मतलब मेरा जाना होगा, बाकी कल देखेंगे। कल लेक्चर है ना? अरे कल तो सैटरडे, हाँ कल में हो जाएगा, बस एक ही पेज तो है। ठीक है।